Hello, future psychologists. Welcome to Dipenism. I'm Dr.Dipen Shah, and आज का जो हमारा segment है उसमें we are starting with the next chapter in psychology, that is cognitive processes. And cognitive processes की बात करें तो simplified तरह से अगर मैं बताऊं तो जो भी हमारा थिंकिंग मैकेनिज्म है, हमारा ब्रेन किस तरह से चीजों को इंटरप्रेट करता है, उसको क्या मीनिंग असाइन करता है, हम लोग कैसे चीजों को समझते हैं, हमारा लर्निंग कैसे होता है, तो ये जितने भी मैकेनिज्म्स है, जो फंक्शनिंग है ब्रेन की, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस. एंड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज आवर मैक्सिमम एफिशिएंसी, हमारा जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कॉग्निटिव प्रोसेसेस का, उतना ही ज्यादा हम लोग हमारे एकेडमिक्स में या फिर इन जनरल हमारे लाइफ स्किल्स को भी और डेवलप कर सकते हैं. तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस में जो जनरल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज अबाउट अटेंशन. यस, फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, अटेंशन. अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपका टोटल कॉन्सेंट्रेशन, फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इंसिडेंस या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट. लाइक राइट नाउ आपका टोटल अगर अटेंशन मेरी सिर्फ बातों पे है, मतलब यू आर 100% अटेंटिव. बट ऐसा कितना हद तक पॉसिबल है उसको हम लोग समझेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ अटेंशन एज वेल. देन परसेप्शन. परसेप्शन मतलब हर लोगों का एक देखने का नजरिया, चीजों को इंटरप्रेट करने का. तो हाउ वी अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड अस, द पीपल अराउंड अस, सिचुएशन कैसे एनालाइज करते हैं, दैट इज अवर परसेप्शन. सो दैट इज अगेन अ कॉग्निटिव प्रोसेस. देन थिंकिंग के टाइप्स ऑफ थिंकिंग क्या होंगे, व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग. एंड लर्निंग मैकेनिज्म्स के कैसे हम लोग लर्निंग हमारा डेवलप होता है एंड कैसे इसको और इम्प्रूव एंड एफिशिएंटली डेवलप कर सकते हो. तो लर्निंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपको रियल लाइफ में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा. Now, there are certain statements which are given that Reena immediately sensed the burning smell of pizza put in the oven. तो उसने वो सेंस कर लिया, तो उसका थिंकिंग इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा. महेश ऑलवेज पेज अटेंशन टू व्हाट द साइकोलॉजी टीचर टीचेस इन द क्लास. दैट मीन्स महेश का कुछ इंटरेस्ट साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है, या फिर टीचर का ऐसा कुछ मेथड है जिसकी वजह से उसका अटेंशन और बेटर हो जाता है, या फिर सिर्फ इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बाकी सब सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है. सो ऑल दिस आप में भी ये थिंकिंग डेवलप हो रहा है कि आप एक एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं. प्रोफेसर मिस्टर पाटिल met one of his former students all of a sudden and he tried to recall the name of his student. कि स्टूडेंट का नाम क्या है, तो वो मेमोरी में से, वो मेमोरी स्टोर में से निकाला जा रहा है, रिकलेक्ट करने का कोशिश हो रहा है. तो कैसे रिकॉल हम लोगों में होता है. सैफ was reading a story book and so सैफ ने कर दिया एक लफड़ा. क्या लफड़ा कर दिया? He forgot to complete his homework. और ऐसा हमारे साथ भी काफी बार होता है, हम लोग कोई इंपॉर्टेंट काम जो रहता है वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग किसी और चीज में हमारा पूरा अटेंशन रहता है, हमारा पूरा इंटरेस्ट होता है. जैसे काफी बार होता है कि हम लोग कुछ मूवीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, और हम लोग का जो इंपॉर्टेंट काम है वो भूल जाते हैं. एंड देन वी रियलाइज ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि हम लोग चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते. तो ये भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस में प्रायोरिटीज सेट करना. आफ्टर कंसिडरिंग ऑल प्रोज एंड कॉन्स, दिनेश took a decision of changing his business. मतलब डिसीजन मेकिंग, इवन दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेस. तो हमारे लाइफ में कितनी बार ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग आता है कि हम लोग करियर क्या सिलेक्ट करें, आगे जॉब्स में कैसे आगे बढ़े, हम लोग किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सके. कुछ डिसीजन, किसी भी चीज में डिसीजन हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो करियर में हो, हेल्थ के लिए हो, क्या हम लोग को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, सब कुछ डिसीजन मेकिंग. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस. नाउ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है, are all those higher level functions of the brain by which we become aware and understand the world around us. तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग का चाइल्डहुड में एक डेवलपमेंट हुआ था, तो हम लोग ने एक इंटरप्रिटेशन बनाया, एक दुनिया के बारे में एक सोच रखी है, समझ रखी है. सो इट डिपेंड्स. कुछ लोग सोचते हैं कि हर लोग पॉजिटिव ही होते हैं, एवरी इंडिविजुअल इज गुड, बट किसी का लाइफ एक्सपीरियंस अगर अच्छे नहीं रहे तो वो ऐसा सोचेगा यार इंसान जो भी करता है वो कुछ सेल्फिश रीजन से करता है, मतलब से करता है. और ऐसा काफी बार होता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंसेस. तो हर एक का एक अपना ही एक स्टोरी, एक अपना ही इंटरप्रिटेशन है. सो कॉग्निटिव प्रोसेस आर स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसको हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि लोग सोचते कैसे हैं, ये हम सोचेंगे. क्या बात है, लोग सोचते कैसे वो सोचेंगे. तो इस प्रोसेस में हम लोग सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, ये तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा भी ये प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं हम लोग, बट उस चीज को कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सके. थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग,
are all the examples of cognitive process. So we are going to discuss all that. And number one in our discussion is attention. तो attentive होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज वी कंटिन्यूसली सेंस मेनी स्टिमुलाई फ्रॉम आवर सराउंडिंग. तो आप लोग फिलहाल एक लाइट का स्टिमुलस रिसीव कर रहे हो, मेरे साउंड का स्टिमुलस रिसीव कर रहे हो, आप लोग साथ में कुछ चीजों को ऑपरेट भी कर रहे होगे. आई नो बीच बीच में कभी कभी एड्स भी आते तो आपका अटेंशन डिस्टर्ब होता है, नहीं होता कि आप लोग का फोकस मेंटेन्ड है. तो ये बहुत सारे स्टिमुलाई हमारे एनवायरमेंट से हम लोग को मिलता है, आजू बाजू के सराउंडिंग में भी हो रहा है, बट we do not become aware of all of them at one particular time. We focus and become aware of only few stimuli from them. For example, मेरे सराउंडिंग में थोड़ा बहुत नॉइज है, बट मैं उस बैकग्राउंड नॉइज को फोकस ही नहीं कर रहा हूँ. माई फोकस इज कंप्लीटली ऑन दिस टॉपिक कि मैं किस तरह से अच्छी तरह से मैं डिलीवर कर सकूं, तभी मेरे थॉट प्रोसेस क्लैरिटी से आएंगे. एंड दैट इज व्हाई आई एम एबल टू स्पीक in such a fluent manner, because my ultimate goal is doing the best in the current situation. So therefore attention is considered as the selective process. हम लोग select करते हैं, इस चीज को इंपॉर्टेंस देना है और उसी को फोकस करना है. काफी बार कुछ लोग बोलते हैं यार मेरा फोकस शिफ्ट हो जाता है, तो हाउ यू कैन ब्रिंग बैक, यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. तो यही चैप्टर में अटेंशन के बारे में डिस्कशन किया गया. तो सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ अटेंशन which are given by two scientists, one of them given by Guildford, another by Norman Munn, that attention is the process of focusing on one or few objects or persons or situations from among many from the field of awareness. Now फिलहाल मेरा एक या दो तीन चीजों पे फोकस है. एक फोकस है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मुझे कैसे स्क्रॉल करना है. तो फ्यू ऑब्जेक्ट्स फ्यू सिचुएशन पे फोकस कर रहा हूँ, और फिलहाल तो कोई इंडिविजुअल मेरे आजू बाजू में है नहीं, तो मेरा टोटल फोकस फिलहाल इसी सब्जेक्ट के ऊपर है. So we can focus only on selective things, and that is what is called as attention, focusing on one or few objects or persons or situations. और काफी लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, बट उसमें एफिशिएंसी कम हो जाता है हमारा मल्टीटास्किंग में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग 2 या 3 टास्क को एक साथ कर पाए. वो भी इट डिपेंड्स कि हम लोग ने कितना अच्छे से उसको करना शुरू कर दिया है. देन अकॉर्डिंग टू नॉर्मन मन, attention is the mental process of bringing few stimuli into the center of our awareness. तो center में लेके आना, focus में लेके आना, out of many stimuli present. तो right now I can see कि मेरे रूम में बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं सब चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं देखूँ यहाँ पे बुक्स पड़ा है, यहाँ पे वॉच है, यहाँ पे फैन का हवा है, नहीं. My focus is bringing this thing into my center of awareness. So that is called as attention. तो मैं इतना elaborate क्यों कर रहा हूँ कि आपके माइंड में भी ये thought process डेवलप हो जाए. तो attention, focusing on one or few objects, या फिर bringing certain stimuli into center of awareness, and your definition is done. तो keywords को नोट डाउन कर लिया, आपका डेफिनेशन परफेक्टली सेट है. नाउ अटेंशन डेवलप करने के लिए इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस. इसीलिए अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं अपना साउंड को वेरी करता हूं, वेरिएशन, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज किया तभी अटेंशन और बेटर आएगा. अभी मैंने ये चुटकी बजाना शुरू किया, क्यों? क्योंकि वो चेंज लाता है. साइज ऑफ द स्टिमुलस, साइज ऑफ द स्टिमुलस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अगर लार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा. आप लोगों को पता होगा कि घर पे मूवी देखना और थिएटर में मूवी देखना अलग ही इफेक्ट है. तो एवरीथिंग चेंजेस. देन रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस, क्या चीजें बार बार रिपीट हो रही है, उससे भी आपका माइंड में चीजों का रेपिटेशन होते जाएगा और लर्निंग बेटर होगा. इसीलिए बोलते हैं रिहर्स करना बहुत जरूरी है. मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, अगर आप लोग देखो तो मैं कॉन्स्टेंटली डायनामिक, मेरे हैंड जेस्टर्स हो रहे हैं, मेरा भी मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब जरूरी है. अगर मैं अपना साइड में छोटा सा वीडियो ना भी रखूं, आई फील दैट इज फाइन, बट व्हेन आई सी कि अगर मेरे एक्सप्रेशंस आप लोग तक पहुंचे, दैट विल क्रिएट अ बेटर लर्निंग मैकेनिज्म. अदरवाइज कौन कैसे बोल रहा है पूरा इमेजिनरी हो जाएगा. सो दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच कैन आल्सो अफेक्ट अटेंशन. तो अगर आप लोगों को भी कुछ चीजों में आपका स्किल्स एनहांस करना है, देन you have to change the intensity of your stimulus, change the size of your stimulus, repetition करना है, movement करना है, तो ये सब जरूरी है. So interests, motives, mindset, attitudes, all other things are also going to affect your attention. मतलब अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी सब्जेक्ट में, अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को बोले यार साइकोलॉजी पढ़, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं, उसका मोटिवेशन, अभी आपका मोटिवेशन ये है कि बस एग्जाम में पास होना है, या फिर यू वांट टू एब्जॉर्ब समथिंग आउट ऑफ दिस and bring it into application into your life. So that is your motivation. Mindset, attitude, positive है, negative है, चीजों की तरफ कैसे है. So all that subjective factors also plays attention. But objectivity जितना हो सके मैं मैनेज करूंगा. तो मेरा काम है कि मैं ऑब्जेक्टिवली चीजों को जितना हो सके बेस्ट प्रेजेंट करूं. सब्जेक्टिव इज योर अंडरस्टैंडिंग, योर इंटरप्रिटेशन. सो दैट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देन देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ अटेंशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट इज स्पैन ऑफ अटेंशन, मतलब कितने ड्यूरेशन तक
हम लोग चीजों को होल्ड कर सकते हैं और क्वांटिटी में भी कितनी चीजों को होल्ड कर सकते हैं। तो स्पैन ऑफ अटेंशन कैन बी डिस्क्राइब एज द टोटल नंबर ऑफ स्टिमुलाई दैट वी कैन बिकम क्लियरली अवेयर ऑफ इन अ सिंगल ग्लांस। मतलब एक चीज को अगर मैं देखूं तो मैं एक साथ ही पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकता हूँ एट अ सिंगल ग्लांस? नहीं, मैं एक ही ग्लांस में आई थिंक आई कैन सी 3 और 4 वर्ड्स। आवर स्पैन ऑफ अटेंशन इज वेरी लिमिटेड। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आया तो मेरा अटेंशन वहां पे था, ओके आई नीड टू टेक अ पॉज। तो हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन इज फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सटेंसेस। For a normal adult, the span of attention varies from 7 to 8 digits or alphabets, not even words। एक साथ एक ही ग्लांस में हम लोग 7 या 8 अल्फाबेट्स पे फोकस कर सकते हैं या डिजिट्स पे फोकस कर सकते हैं। और बाद में कितने अच्छे से हम लोग ने कोई मेथड यूज किया है तो हम लोग उसको शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को पता है कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर अगर कोई बोलता है और हम लोग इमीडिएटली भूल भी जाएंगे, क्योंकि हमारा हैबिट हो गया, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टोर करके रख रहे इन अवर सेल फोन्स, यहाँ पे स्टोर करने का हैबिट चला गया है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई डिजिट्स इन पोस्टल पिन कोड और व्हीकल नंबर्स आर नॉट मोर देन दिस लिमिट ऑफ 7 to 8 डिजिट्स। सो दैट इज आवर स्पैन ऑफ अटेंशन, कितना और कितने ड्यूरेशन तक, मतलब क्वांटिटी में क्यों और कितना ड्यूरेशन में। ऑल्सो फैक्टर्स लाइक एज, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, हैबिट्स एक्सेट्रा may affect the span of attention। तो ऑब्वियसली ओल्ड एज में धीरे धीरे जैसे जैसे मेमोरी वीक होने लगता है तो वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये सब चीजें कम याद रख पाएंगे। इंटेलिजेंस, पर्सन का अंडरस्टैंडिंग भी कैसा है, कुछ लोगों को एक ही बार में समझ जाता है, कुछ लोगों को रेपिटेशन लगेगा। प्रैक्टिस, practice is very important always for any situation। without practice you cannot work। you know, me taking live session, it has become such a better efficient method for me because of my practice। क्योंकि इनिशियली मुझे एक नर्वसनेस होता था कि बराबर मेरा डिस्प्ले होता रहेगा नहीं होता रहेगा, बट नाउ इट हैज बिकम सो नेचुरल फॉर मी कि मुझे वो हेजिटेशन नहीं होता। इवन एक्सपीरियंस, हैबिट्स एक्सेट्रा अफेक्ट्स द स्पैन ऑफ अटेंशन। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू प्रैक्टिस द स्पैन ऑफ अटेंशन कैन बी improved। फॉर एग्जांपल, द स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ अ टेलीफोन ऑपरेटर, अगर हम लोग किसी टेलीफोन ऑपरेटर का बात करें या टाइपिस्ट का बात करें, मे बी ग्रेटर देन ऑफ एनी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। क्योंकि टेलीफोन ऑपरेटर को बहुत सारे नंबर्स बोलने ही पड़ते, याद भी रखते, तो उनके पास अलग अलग मेथड्स उन्होंने डेवलप किए रहते। टाइपिस्ट होंगे तो इतना फास्ट टाइपिंग करते, समटाइम्स दे डू नॉट वॉच द कीबोर्ड ऑल्सो, उनका पूरा फोकस डिस्प्ले पे होता है, मॉनिटर पे होता है। एंड दैट इज बिकॉज उनका फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन और सब एक साथ इतने वर्ड्स पढ़ पाना, तो वो सब विद प्रैक्टिस इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। बट यूजुअली इट इज 7 to 8, दैट इज द मैजिक नंबर। इसको एक्चुअली मैजिक नंबर बोलते हैं, मिलर नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, मिलर्स मैजिक नंबर। सो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ अटेंशन, स्पैन। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। काफी बार हमारा अटेंशन एक से दूसरे चीज में आ जाता है। ऑनेस्टली बोलूं, अभी मैं सब ये रीड कर रहा था ना, तो नीचे मेरा यहाँ पे डिस्प्ले पे, मेरा मॉनिटर पे ध्यान गया कि यार यहाँ पे कुछ चीज है जो मिनिमाइज होके रह गया है, वो उसको मुझे टोटली हाइड कर देना था। बट नाउ मेरा डिस्ट्रैक्शन हुआ, बट इमीडिएटली इट्स ओके यार, it is not important। what is important for me is the topic, subject यहाँ पे दिख रहा है बस, that is more than relevant। so distraction of attention भी होता है because after focusing on a specific stimulus, attention drifts towards another stimulus due to some external or internal disturbances। this is known as distraction of attention। तो काफी बार distraction होता है, and many external factors such as the intensity, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, intensity कैसा है, साइज, मूवमेंट एक्सेट्रा ऑफ द स्टिमुलाई में डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। इसीलिए मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूं कि जितना हो सके मेरे मूवमेंट ज्यादा हो, मेरे एक्सप्रेशन ज्यादा हो, आप लोगों को भी एंजॉय करे, इसके लिए मैं उसमें इमोशंस भी ऐड करता हूं। तो इतने सारे स्टिमुलस में तो ये जो स्टिमुलस है वो सबसे स्ट्रॉन्गर आपके लिए सर्व करना चाहिए एज कंपेयर टू आपके जो एनवायरमेंट में चल रहा है। तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड हो सके, इसके लिए आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, बट ऑल्सो यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ कि आपका सिलेक्टिव अवेयरनेस में ही आए। फॉर एग्जाम्पल, while studying, your attention may get suddenly distracted due to a film song played in a high volume by your neighbors। Sometimes internal factors like disturbed physical or psychological state, lack of interest, mental set can also cause distraction of attention। And for example, your attention may get distracted if you have a stomach ache। तो अगर बॉडी में भी पेन है, इंटरनल पेन है, या फिर आप लोग का मूड अच्छा नहीं है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो काफी बार डिस्टर्बेंस होता है, एंड इट हैपेंस समटाइम्स। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप। बिलीव मी फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, मुझे मॉर्निंग में ऐसा कुछ अभी इंसिडेंस हुआ है जिसके इसमें बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, बहुत डिसअपॉइंटेड, बट देन आई रियलाइज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, आई एम गोइंग टू कीप मूविंग फॉरवर्ड।
वो एक अलग लाइफ का एक चीज था जहां पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट आया, बट ये जो मेरे लाइफ का इसका भी जो इंपॉर्टेंस है इसको मैं कम होने नहीं दूंगा। अगर मैं उसको नहीं अच्छे से फॉलो अप कर पाता तो आई एम क्रिएटिंग अ डिसअपॉइंटमेंट इन दिस स्ट्रीम ऑल्सो। तो इस वजह से कभी भी ये इंटरनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जब भी आपको इफेक्ट कर रहा हो, मेक इट अ पॉइंट, यू समहाउ ड्रैग योरसेल्फ एंड कीप मूविंग। और जैसे मैंने अभी ये शुरू कर दिया है वो चीज मेरे लिए सेकेंडरी हो गई है, it has become secondary for me right now, this is primary for me. So internal factors or external factors, so we have the ability, but काफी बार हम लोग अपने आप पे बहुत रहम खा लेते हैं, ऐसा होता है, that is why we tend to mess up. So don't mess up, the time you have, it is valuable, it is important, so total focus on that. So ये example इसके लिए share कर रहा था कि आपको भी कुछ समझ में आए कि emotionally everyone goes through a lot of things, but किसी भी तरह का distraction आए, we can bring our attention back to the गोल, बैक टू द टारगेट। और लाइफ में एक ही गोल या एक ही टारगेट नहीं है, बहुत सारे गोल्स है, बहुत सारे गोल्स है, बहुत सारी चीज अचीव करनी है, एंड यू विल बी एबल टू अचीव, जस्ट कीप मूविंग। और जैसे ही मूवमेंट हम लोग करना शुरू करते हैं, बाद में तो यार एक्सेल करना ही है, सवाल ही नहीं उठता। सो नेक्स्ट इज डिविजन। तो एक हम लोग ने पढ़ा स्पैन, दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन होता है, अगेन वी आर बैक टू द टॉपिक, डिविजन ऑफ अटेंशन। काफी बार हम लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मल्टीटास्किंग की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाएगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और हम लोग जिसमें 100% दे सकते थे उसमें 100% नहीं देंगे। अगर आप लोग 80-90% भी दे रहे हो तो दैट मीन्स आपका एफिशिएंसी समवेयर कम हो गया है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग डिविजन ऑफ अटेंशन को कंपैरेटिवली कम रखें। सो वी ऑब्जर्व पीपल हु डू थिंग्स, टू थिंग्स साइमल्टेनियसली, लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर व्हाइल ईटिंग और निटिंग व्हाइल वाचिंग टीवी। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। ऐसा मैं एक अपना एक्टिविटी करता हूँ कि मैं काफी बार टीवी देखते देखते खाना खाता हूँ, और बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, आप लोग भी ऐसा करते रहेंगे, है ना। यू कैन शेयर इन योर कमेंट्स के ऐसा कमेंट्स में प्लीज शेयर करें आपका कोई एक्सपीरियंस जहाँ पे आप लोग कुछ मल्टीटास्किंग करते हैं। एंड समटाइम्स समवेयर आई रियलाइज कि मैंने खाना खा लिया बट मैंने उस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं किया कि वो फूड का टेस्ट कैसा था, कितना अच्छा बना था, क्योंकि हमारा वो एक मैकेनिकली काम हो रहा है। ईटिंग हैज बिकम मैकेनिकल, उसको भी एंजॉय करना है, इवन दैट इज अ प्लेजर डिराइविंग थिंग, क्योंकि हंगर को सेटिस्फाई करना इट इज द मोस्ट प्लेजरेबल थिंग। बट काफी बार टीवी में भी ध्यान चला जाता है, इट्स ओके, बट अप्रिशिएट, मतलब दोनों चीज को अप्रिशिएट कर पाए देन इट इज फाइन, अदरवाइज इट इज नॉट गुड। काफी बार हम लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते कि हमारे आजू बाजू में लोग बैठे, वी जस्ट फॉरगेट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अनडिवाइडेड अटेंशन दे सके चीजों को, और ये तो चीज भी नहीं है, तो लोग हैं, उनको तो प्रायोरिटी देना ही है। सो इन अ ट्रू सेंस an individual cannot divide attention into two tasks simultaneously, it is not possible। मैं अभी सुबह के इंसिडेंट्स के बारे में सोचूं और अभी इसके बारे में सोचूं, not possible, I need to switch my attention to this thing। Similarly आप स्टडी करने बैठ रहे हो, you cannot have two minds, that is why लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, प्रेयर्स करो, you need to focus, you need to bring back, you need to generate your will power कि नहीं, मैं 100% इस टास्क में मैं अपना दूंगा, और जब मुझे उस टास्क में देना है उस टास्क में भी 100% दूंगा, बट फिलहाल नो, माय अटेंशन इज फॉर दिस। इन बोथ द गिवन एग्जांपल्स लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर व्हाइल ईटिंग और निटिंग व्हाइल वाचिंग टीवी, the individual is performing one task mechanically while paying attention fully to the other task only। For example, eating or knitting is done mechanically, तो खाना ऐसे खा लिया, निटिंग कर लिया, while the person is paying attention fully to the other tasks like reading a newspaper or watching TV, क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, हमारा न्यूज देख रहे हैं या टीवी पे एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा हो रहा है। सो इफ अ पर्सन needs to pay attention to both the tasks simultaneously, it will result into increase in mistakes, decrease in efficiency, confusion, etc। काफी बार ऐसा हुआ रहेगा कि खाते खाते कुछ कंकर आ जाता है, हम लोग देख भी नहीं रहे, ऐसे ही खा लिया, जब तक वो दांतों में कड़क करके आवाज नहीं आएगा पता नहीं चलता, तो ऐसा होता है। तो दैट इज व्हाट इज our efficiency has decreased, और mistakes हो जाते हैं, confusion होता है, and that is why some of the most highly appreciated task is of a surgeon, क्योंकि जब ऑपरेशन कर रहा है वो सर्जन के माइंड में और कुछ नहीं होना चाहिए, because even a minute error can create a huge blunder, it is about human life। इसीलिए future psychologists, future doctors, it is very important where you are going to deal with human lives, you need to give your 100%। now for example, if a person is asked to read a newspaper and thread a needle simultaneously, तो knitting भी करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, तो दोनों में ज्यादा अटेंशन चाहिए, और वो दोनों टास्क साथ में हो ही नहीं सकता। तो देयर आर सर्टेन टास्क which require 100% attention and maximum priority। और यहाँ पे एक अच्छा सा एक वंडरफुल सा एक्टिविटी भी दिया है,
फर्स्ट टास्क दिया है कि राइट अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड विदाउट एनी ब्रेक फॉर 1 मिनट। लिखने का जरूरत नहीं, मुझे पता है आप लोग ए टू जेड सब लोग सही ही लिखोगे एंड विदाउट एनी मिस्टेक्स करोगे। देन दूसरा टास्क बोला है से अलाउड ओनली द ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13। तो ये भी आप लोग अच्छे से बोल पाओगे, मैं बोल पा रहा हूं तो आप भी डेफिनेटली बोल पाओगे। और टास्क 3 दिया है डू टास्क 1 एंड टास्क 2 साइमल्टेनियसली, मतलब मुझे ए टू जेड लिखना भी है और 1 3 5 7 9 बोलना भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कितना अच्छे से कर पा रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एंड आई कैन फील के मुझे अल्फाबेट भी सोचने पड़ रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी मुझे अटेंशन देना पड़ रहा है। इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट। मुझे बोलते बोलते ऐसा लग रहा था मैं जी एच ऐसा बोलना शुरू कर दूं, बट नहीं, अच्छा मुझे नंबर बोलना है और मुझे लिखना ये है। इट्स डिफिकल्ट। दिस इज गिविंग यू एन आइडिया कि आपको कॉन्सेंट्रेशन जब भी करना हो तो एक ही चीज पे करना है। तो ये एक बहुत ही वंडरफुल सा एक्टिविटी है, बहुत ही छोटा एक्टिविटी यू कैन ट्राई टू डू, कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के टाइम पे आप लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द अटेंशन, डिविजन ऑफ अटेंशन, कि जिस वजह से आपको फ्यूचर में याद नहीं रहता और बाद में वापस से आपको पढ़ना पड़ता है। और साथ साथ में मैंने और भी कुछ टेक्निक्स दिए कि कैसे आप लोग अपना मेमोरी इंप्रूव कर सके, लर्निंग इंप्रूव करे, और आगे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्पैन हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिविजन ऑफ अटेंशन हो गया, एंड नाउ फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। Attention is like a pendulum of a clock. It keeps on oscillating. We cannot pay attention to a single stimulus for a long period of time. एक ही चीज पे फोकस करते रहे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, टायर्डनेस आता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल फटीग, ब्रेन थक जाता है। सो आवर अटेंशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स अनदर स्टिमुलस for a fraction of time and again comes back to the original stimulus. So fluctuation is fine, but that fluctuation cannot hold your attention for a long duration of time. अगर मैं ये सोचते सोचते वापस से कुछ और चीज पे फोकस करूं और मेरा फोकस वहां पे वापस से स्टडी रह जाए तो गया, मेरा एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना 100% दे पाओ। तो वापस से आपको कुछ मेथड्स या मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे। व्हाट आई यूजुअली डू व्हेन आई सिट टू स्टडी टिल डेट, मैं काफी बार साइकोलॉजी कुछ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ और कुछ ना कुछ अपडेट करता हूँ। व्हाट आई डू इज आई कीप एन अलार्म आफ्टर हाफ एन आवर। वो अलार्म हाफ एन आवर बाद बजता है तो मैं उसको, मुझे एक सिग्नल देता है कि मैंने जो सोचा था उतने टाइम में पढ़ाई किया या नहीं किया है। काफी बार मैं डे ड्रीमिंग में चला गया, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस याद आते हैं, मैं बहुत सारी चीजों को रिलेट करता हूँ। दैट हेल्प्स मी टू मेमोराइज समथिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी में। बाय द सेम टाइम मुझे ये भी पता चलता है मेरा स्पीड कितना है, मेरा एक्यूरेसी कितना है। सो ये मेरा एक टेक्निक है कि मेरा फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन ना हो, कि आधे घंटे में मैंने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। बिलीव मी, मेरा टारगेट कभी नहीं अचीव होता, बट देन आई रियलाइज कि मुझे अपना स्पीड भी बढ़ाना है और मैं अपना जो टारगेट होता है उसको भी मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ कि इतने टाइम के पहले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। सो यू नीड टू हैव सर्टेन क्लूज, सर्टेन सिग्नल्स जो आपको हिंट दे कि वेदर यू आर ऑन ट्रैक या स्लाइटली आउट ऑफ ट्रैक। सो द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द अटेंशन कुड बी फटीग, जो मैंने मेंटल फटीग बताया, लो इंटरेस्ट, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द अदर स्टिमुलस may lead to fluctuation of attention। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करता है। जैसे कुछ लोगों को कुछ कलरफुल बुक्स पसंद है, कुछ लोगों को टेबल बनाना पसंद है, कुछ को समराइज करना पसंद है, कुछ लोगों को डायग्रामेटिक पसंद है। तो आपका अट्रैक्टिवनेस बढ़ाना है आपको कि कैसे आप लोग स्टडी को, मुझे पहला एक प्रायोरिटी होता था कि मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाऊंगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, उसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स डालूंगा तो मुझे बेटर याद रहेगा। सो यस, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द स्टिमुलस आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू पे अटेंशन to what your teacher is teaching, your attention temporarily shifts to a friend sitting beside you or to a peon standing in the corridor, and again you pay attention to what your teacher is teaching। तो ऐसा काफी बार होता है कि आजू बाजू में बाहर की चीजों पे वो कंसंट्रेशन चला जाता है और ये सब होता है, बट वो फ्लक्चुएशन मोमेंटरी होना चाहिए। यू कैन नॉट गो इनटू डे ड्रीमिंग। ओके, सो ये पूरा डिस्कशन था फ्यूचर साइकोलॉजी अबाउट अटेंशन, जो आपके अवेयरनेस में लाया गया है कि कुछ 7 से 8 चीजें हम लोग एक ग्लांस में देख सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन होता है विच इज नॉर्मल, बट हम लोग को फिर फोकस करना है। डिविजन अगर हम लोग करें, मल्टीटास्किंग करें तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा, मिस्टेक्स ज्यादा हो जाएंगी। और फ्लक्चुएशन नॉर्मल है, दूसरे स्टिमुलस की तरफ ध्यान जाएगा, बट वी हैव टू कम बैक टू अवर ओरिजिनल स्टिमुलस जिस पे फोकस करना है। आफ्टर अटेंशन, द सेकेंड कॉग्निटिव प्रोसेस दैट वी आर डिस्कसिंग इज परसेप्शन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई पर्सन चाइनीज में बोले या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में बोले, जर्मन में बोले, स्पेनिश में बोले, फ्रेंच में बोले, जो आप लोग ने नहीं सीखी है, तो आप लोगों को क्या सुनाई आएगा? आपको सिर्फ सुनाई आएगा साउंड।
आप लोगों को इंटरप्रिटेशन नहीं पता चलेगा कि क्या बोला जा रहा है। और अगर जो लैंग्वेज आपको पता है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस में है, आपके पास्ट नॉलेज में आप लोगों ने वो लैंग्वेज सीखी हुई है, देन यू विल बी इंटरप्रेटिंग द लैंग्वेज एज वेल। तो परसेप्शन इज नथिंग बट सेंसेशन प्लस असाइनिंग मीनिंग टू अ सेंसेशन। तो परसेप्शन का मतलब होता है मीनिंग असाइन करना, लैंग्वेज के साथ ही नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए। हम लोग हर चीज, लोग क्या बोलते हैं उससे हम लोग हर्ट हो जाते हैं, काफी बार हम लोग उन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे साथ जो भी दुनिया में हो रहा है, एवरीथिंग अराउंड अस, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन व्हाट मीनिंग वी गिव टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इवेंट और पर्सन। तो सब कुछ वो मैटर करता है। तो हम लोग ये जो भी हो रहा है, इसमें ज्यादा इमोशंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फिर एलाबोरेट करूंगा। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो आपको समझना है, दैट इज असाइनिंग मीनिंग। सो वी कैन इजिली सेंस different objects, sounds, textures, taste, odor, everything based on whatever we have paid attention and can name them। तो हम लोग ने उस पर ध्यान दिया था, हमारे एक्सपीरियंस में वो स्टोर हो गया, हमारे मेमोरी में स्टोर हो गया, और हम लोग ने उसको एक मीनिंग दिया है। Thus, in understanding the world around us, sensation occurs first, followed by the attention, and finally interpretation of the stimulus by the brain। तो पहले आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप तक आवाज क्यों पहुंच रही? क्योंकि आप लोग ने अटेंशन दिया है उस चीज को, फिर आपका ब्रेन उस चीज को इंटरप्रेट करे। तो अभी आप लोग ये चीजों को समझोगे कि चीज में क्या हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, अटेंशन हो रहा है एंड इंटरप्रिटेशन, है ना। तो आप लोग याद रख सकते हैं साई। तो मुझे अब भी ये जस्ट क्लिक वाई मेथड कि हाँ, इसको 3 स्टेप में कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसे आई सेंसेशन, अटेंशन, इंटरप्रिटेशन। तो ये एक साथ सब इंटरप्रिटेशन हो रहा है, और इतना फास्ट होता है, इतना रैपिडली होता है। हमारे ब्रेन का ट्रिमेंडस पावर है, बस सिर्फ उसको समझना है और यूटिलाइज करना है। सो दिस प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज परसेप्शन। सेंसेशन, अटेंशन, इंटरप्रिटेशन, मीनिंग असाइन करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी स्टिमुलस रिक्वायर्स पास्ट एक्सपीरियंस। काफी बार हमारे साथ कुछ चीजें लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है, और फिर हम लोग ने उसको क्या मीनिंग दिया है, उसके बेस पे आगे भी हम लोग वैसा ही वो मीनिंग असाइन करते जाएंगे। इसको हम लोग साइकोलॉजी में बोलते हैं, काफी बार ऐसा नेगेटिव थॉट पैटर्न हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन। हाँ, इसने मेरे को कुछ बोला है ना, हाँ ये कुछ सेल्फिश रीजन से रहेगा। हम लोग क्यों ऐसा इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि लाइफ में हम लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ रहता है। बट इट इज रॉन्ग कि हम लोग उन चीजों को जनरलाइज कर दे। सो दैट इज नॉट अ फैक्ट। सो ये इंटरप्रिटेशन जो भी हमारे लाइफ में होता है डिपेंड्स ऑन द पास्ट experience. Thus, perception can be defined as the process of assigning meaning to the information received about the environment based on past experiences. तो हम लोग को मीनिंग जो असाइन होता है, हम लोग जो मीनिंग असाइन करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो कि आप लोगों ने किसी टीचर को डाउट पूछा, उन्होंने आपका डाउट सॉल्व नहीं किया, ऊपर से आपको 10 बात सुना दी, तुझे तो इतना भी नहीं पता, तुझे वो भी नहीं पता, पहले ये आंसर दे, वो आंसर दे, तो आपका शायद इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा। यार टीचर्स लोग खड़ूस होते हैं, और मेरे लाइफ में ऐसे कुछ टीचर्स आए हैं जिन्होंने बहुत इंसल्ट किया है जब मैं कुछ डेफिनेशन रॉन्ग बोल दिया। बट मेरे लाइफ में बाद में ऐसे भी टीचर्स आए जिन्होंने एक्सप्लेन भी किया, जिन्होंने एफर्ट्स भी लिए। एंड आई दैट इज आई वांट टू बिकम अ टीचर जहां पे मैं लोगों को एक ओपन ग्राउंड दूं, एक ओपन फील्ड दूं, सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हाँ, अगर बहुत ज्यादा ग्राउंड के बाहर जा रहा है, बहुत ज्यादा आउटर स्पेस में जा रहा है, तब मुझे रोकना पड़ता है कि नहीं यार, प्लीज बी इन दिस डायमेंशन, देन गो इनटू दैट आउटर स्पेस। बट ये मीनिंग जो भी हम लोग असाइन करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। और वो पास्ट एक्सपीरियंसेस का मीनिंग अगर नेगेटिव असाइन हुआ हो लाइफ में, वी हैव टू बी चेंजिंग दैट मीनिंग। चेंज द मीनिंग, इट डज नॉट मैटर, जस्ट चेंज द मीनिंग। टेक समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। और हम लोग साइकोलॉजी में एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव साइकोलॉजी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर वेलबींग, नॉट फॉर अदर्स, not for others, it is for our well-being. We need to assign positive meaning to that situation and just forget it. आज का मॉर्निंग इंसिडेंस वापस से रिपीट कर रहा हूं, इट इज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बट मैंने उसको एक मीनिंग असाइन कर दिया है, इट्स ओके, इट हैपेंस, इट्स ओके, एंड नाउ आई एम असाइनिंग मीनिंग इन अ पॉजिटिव वे। थिंग्स विल बी बेटर इन फ्यूचर, बट फॉर दैट आई हैव टू वर्क ऑन माय प्रेजेंट। जो हो गया वो हो गया, फ्यूचर पे फोकस करना है, और उसके लिए प्रेजेंट को सही तरह से यूज करना है। परसेप्शन के दो अलग अलग फिनोमिना है कि हम लोग कैसे मीनिंग असाइन करते हैं। एक है टॉप डाउन प्रोसेस और एक है बॉटम अप प्रोसेसिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक अल्फाबेट, आप लोग को एक अल्फाबेट दिख रहा होगा, है ना। ये अल्फाबेट क्या है? एल। ये अल्फाबेट क्या है? एच। ये क्या है? हम लोगों को ये
अल्फाबेट दोनों लगे हैं तो ये भी इसको अल्फाबेट की तरह इंटरप्रेट करेंगे, तो हम लोग इसको भी बोलेंगे हाँ ये अल्फाबेट बी लिखा हुआ है। बट ये बी भी ना होते हुए 13 भी तो हो सकता था, दैट इज 2 डिजिट्स 1 and 3। बट सिंस हमारे मेमोरी में ऑलरेडी कुछ चीजें स्टोर है कि अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं, तो हम लोग ने थर्ड को भी ऐसा ही अज्यूम किया कि वो भी ऐसा ही अल्फाबेट होगा। नथिंग रॉन्ग विद इट। व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग टॉप मतलब पहले ब्रेन को यूज कर रहे हैं, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं और कुछ थर्ड चीज को हम लोग ने एक मीनिंग असाइन किया है। मैं और एक मीनिंग देता हूं। अभी शायद आपको लगे कि नहीं नहीं सर हमको तो पता था ये डिजिट 13 भी हो सकता है, हम लोग ने तो गेस कर ही लिया था ये 13 भी हो सकता है। बट मैं आपको बोलता हूं कि ये डिजिट 13 भी नहीं है। आप लोग ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि एक ये वर्टिकल लाइन है और ये 3 में ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन थे और उसको ज्वाइन कर दिया बाय वर्टिकल लाइन। हम लोग ने इसको एज अ लाइंस क्यों नहीं सोचा? क्यों हम लोग उसको कुछ डिजिट बोल रहे हैं या कुछ अल्फाबेट बोल रहे हैं? क्यों? हमारे माइंड में ऑलरेडी कुछ चीजें कॉन्सेप्ट्स रेडी है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कीमाज एंड कॉन्सेप्ट्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो टॉप डाउन में क्या होता है फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट? हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हैं फॉर इंटरप्रेटिंग अ न्यू स्टिमुलस। So most of you must have perceived the third stimulus given above as letter B instead of number 13. This is because of top down processing. Top down. Okay. Now next top down processing में example यहाँ पे explain किया है। If we pay attention to each of our senses all the time, our senses would be overwhelmed. अगर हर चीज को मैं अलग अलग नजरिए से देखते रहूं तो मेरा ब्रेन थक जाएगा। अच्छा ये एक सिंगल डिजिट है, ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं। So that is why many times our brain uses the context or general knowledge while perceiving a particular stimulus. This process is called as top down processing। मतलब जो ऑलरेडी हम लोग एक माइंड के एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज करेंगे, उस स्कीमा के हिसाब से हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। When we utilize top down processing, our ability to understand information is influenced by the context in which it appears। तो context के हिसाब से हम लोग बात करेंगे and we understand information। For example मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग कभी मेरे घर पे आना, यू ऑल आर इनवाइटेड बट प्लीज बता के आना। एंड व्हेन यू मीट माय मदर यू विल रियलाइज के मेरे मदर का नेचर कैसे। बट बिना मिले ही आप लोग को एक जनरल आइडिया तो आ गया रहे कि मदर कैसे होते। हाँ मदर बहुत केयर करने वाले होंगे, बहुत ही वार्म पर्सनालिटी वाले होंगे, तो मदर ऐसे होंगे वैसे होंगे। तो ये सब क्या है? आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है। और दूसरा फ्रेंड्स कैसे होंगे, बॉयफ्रेंड कैसा होगा, गर्लफ्रेंड कैसा होगा, तो ये हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमास ऑलरेडी बन गए हैं। तो ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग है जिसकी वजह से हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, बिना मिले ही हम लोग एक जजमेंट ले लेते हैं। एंड इट हेल्प्स ऑल्सो टू टेक समवट रेफरेंस। फिर मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी मदर जो है बहुत वार्म एंड वेलकमिंग है, या फिर आपको छुट्टियों में भगा देते हैं, तो वो तो मिलने पे ही पता चलेगा। बट टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट। दूसरा टाइप का प्रोसेसिंग जो होता है दैट इज द बॉटम अप प्रोसेसिंग। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे स्टार दिया है, यहाँ पे एरो दिया है, तो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं हुआ, अल्फाबेट्स नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बी के बदले 13 सोच पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव परसीव्ड द थर्ड स्टिमुलस एज नंबर 1 3 13 बिकॉज ऑफ बॉटम अप प्रोसेसिंग, जहां पे हम लोगों ने स्टिमुलस को उसके ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर उसको समझा है, नॉट बेस्ड ऑन आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो बॉटम अप प्रोसेसिंग, many times our perceptual experience is based on entirely on the sensory stimuli and is not influenced by any context in which it appears. In such situations, we take in energy from the environment, convert it into neural signals and then try to interpret it. For example, मैंने आपको एग्जांपल दिया मदर का, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स। आप लोगों ने ये अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज ले लिया है और आप टॉप डाउन प्रोसेसिंग करोगे, बट किसी को शायद और भी कुछ एग्जांपल याद आए कि हाँ ऐसा भी तो इसका मीनिंग हो सकता है। तो अगर आप लोग कुछ अलग तरह से इसको इंटरप्रेट करें इन द ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज बॉटम अप प्रोसेसिंग। और बॉटम अप प्रोसेसिंग काफी जरूरी है फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में जरूरी है कि हम लोग एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचें। तो यस इट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स with an incoming stimulus and work upwards until a representation of the object is formed in our brain। तो ये आप लोगों ने अगर ये फर्स्ट टाइम सुना है तो ये नॉलेज भी है जो आपको मिला है ना, टॉप डाउन हो या बॉटम अप हो, दोनों ही नॉलेज अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना तो ये पूरा आपका बॉटम अप प्रोसेसिंग है। आप लोग ने टॉप डाउन भी फर्स्ट टाइम समझा है लाइफ में, तो ये बॉटम से अप आपको स्टिमुलस मिला, आपने रिसीव किया और फिर जाके आपने समझा।
अभी जाके नेक्स्ट टाइम लाइफ में आपको ऐसा कोई भी एग्जांपल आएगा और आप लोग ये एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करोगे तो जाके आपका टॉप डाउन प्रोसेसिंग होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज टॉप डाउन, जहां पे पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करें, एंड बॉटम अप जहां पे हम लोगों ने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज नहीं किया, उसको रिसीव किया, ब्रेन तक जाने दिया और ब्रेन ने एक फ्रेश न्यू इंटरप्रिटेशन किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है। दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग। सो ये बहुत ही मैंने आपके थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का कोशिश किया है कि आप लोग को समझे। फिर परसेप्शन में कुछ लॉज होते हैं, द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कुछ लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे जो लॉज दिए थे बाय साइकोलॉजिस्ट, जर्मन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्डहेमर इन द ईयर 1923। लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि हम लोग जब भी कुछ चीजों को मीनिंग असाइन करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स का रोल होगा, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। मतलब जो चीज जितनी पास में होगी उसको हम लोग एक साथ समझने का कोशिश करेंगे, जो चीज जितनी दूर होंगी उसका हम लोग रिलेशन इतना साथ में नहीं लेंगे। तो प्रॉक्सिमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन रिलेशनशिप्स और इवन इन ऑब्जेक्ट्स, इवन इन इवेंट्स। तो प्रॉक्सिमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, द स्टिमुलाई दैट आर नियर टू ईच अदर आर परसीव्ड टुगेदर। The stimuli that are near to each other are taken, considered together. Then the stimuli which are far away from each other, जो दूर दूर है उसको शायद हम लोग ना इंटरप्रेट करें। पहले मैं टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आपको कुछ रियल लाइफ में अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप लोग कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना आपको ये समझ में आता है। तो यहाँ पे आप लोग ये पूरा दिख रहा है। तो यूजुअली हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ इमीडिएटली, 4 सर्कल्स के कुछ बॉक्सेस है, ऐसा लग रहा है मुझे कि 4 सर्कल्स का ग्रुप है। ओके, सो इन दिस फिगर वी परसीव पेयर्स ऑफ डॉट्स इन ईच लाइन बिकॉज द डॉट्स विच आर नियर टू ईच अदर आर परसीव टुगेदर। तो हम लोग इसको साथ में परसीव टुगेदर करें इंस्टेड ऑफ परसीविंग अ लाइन ऑफ 8 डॉट्स। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसा 4 लाइन्स ऑफ 8 डॉट्स हम लोग परसीव नहीं कर रहे क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी में 4 सर्कल साथ में आ रहे हैं। या फिर ऐसा ही क्यों सोचना, ऐसा क्यों नहीं सोचना कि ये वर्टिकल लाइंस भी हो सकते हैं। देयर आर वर्टिकल लाइंस ऑफ 4 डॉट्स ईच, वो भी हम लोग नहीं ले पा रहे। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम लोग चीजों को प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से रिलेशनशिप में एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता है कि बिल्ली रास्ता काटती है और नेक्स्ट मोमेंट में आपके साथ कुछ बुरा होता है, आप लोग क्या सोचोगे? मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं, अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ इज बिकॉज ऑफ दैट। जब एक इंसिडेंस और दूसरा इंसिडेंस बहुत ही साथ में हो जाए तो हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन ये करते हैं। आप लोग सोचो कि आपका रास्ता बिल्ली काटती है और उस दिन आपका जो इवेंट हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो भी आप लोग ये सोचोगे कि बिल्ली ने रास्ता काटा ना तो बुरा ही होता है, बट ये कलर की बिल्ली अगर रास्ता काटे तो बहुत अच्छा होगा। अगेन प्रॉक्सिमिटी, अब अगर सिचुएशन साथ में हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपका टॉप डाउन में चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अंधविश्वास तो है लोगों में, बिल्ली रास्ता काटती है तो ऐसा होता है, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ऐसा होता है। काफी लोगों के लिए लकी पेन होता है, फिर कुछ ना कुछ लकी टी शर्ट होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जब एक सिचुएशन के साथ दूसरा लाइफ का सिचुएशन अच्छा होता है तो हम लोग उसको एसोसिएट करते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं साइकोलॉजी में, इसको बोलते हैं हम लोग कॉज एंड इफेक्ट। जब दो सिचुएशन साथ में होती है तो जो इफेक्ट जो हुआ है उसके पहले के इवेंट को उसका कॉज मान लेते। इज इट पॉसिबल कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारा दिन अच्छा या बुरा जाएगा? लॉजिकली इट इज एब्सर्ड, बट ऐसा हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीजों में करते रहेंगे। ये भी अगर आप लोग शेयर करेंगे, आई वुड अप्रिशिएट, आप लोग कमेंट करना कि ऐसा मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था और मैंने ऐसा सोचा था। जैसा मैं ऐसा सोचता था कि ये पेन से मैं लिखूंगा, सेलो ग्रिपर वाज माय फेवरेट पेन, तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा, और एक बार रिफिल खत्म हो गया तो मुझे दूसरा पेन यूज करना पड़ा और आई वॉज वेरी नर्वस, बट आई डोंट थिंक इट मैटर्ड टू मी। व्हाट मैटर्ड वाज my knowledge, my preparation. So yes, law of proximity. Then law of similarity. According to this law of perceptual organization, the stimuli that are similar to each other are perceived together than stimuli that are distinct from each other. तो जो सिमिलर चीजें हैं उसको भी हम लोग साथ में इंटरप्रेट करते हैं, साथ में परसीव करते हैं, साथ में मीनिंग असाइन करते हैं। टेक्स्ट बुक का जो एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है, आप लोग इसको कैसे असाइन करोगे? ये जो बॉक्स में आप लोग देख रहे हो चीजों को, तो असाइन कैसे करेंगे? सर्कल सर्कल या क्रॉस क्रॉस या ग्रुप है, तो कुछ अलग अलग तरह से हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। बट ज्यादा करके मैंने क्या बोला? सर्कल सर्कल, क्रॉस क्रॉस। मैंने ऐसा नहीं बोला सर्कल क्रॉस, क्योंकि मेरा पैटर्न ब्रेक हो रहा है। ये क्या? सर्कल सर्कल क्रॉस क्रॉस, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न। सो वी परसीव four alternate vertical lines, each of circles and crosses as similar stimuli perceived together. तो ये circles का लाइन,
क्रॉस का लाइन, सर्कल्स का लाइन, क्रॉस का लाइन, या सर्कल सर्कल क्रॉस क्रॉस, सर्कल सर्कल क्रॉस क्रॉस. We do not perceive four horizontal lines each having circles and cross in alternate sequence. सर्कल क्रॉस ऐसा नहीं. क्यों? सिमिलैरिटी. और रियल लाइफ एग्जांपल वो भी दे देता हूं मैं. काफी बार हम लोग कुछ चीजों से, कुछ लोगों से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं. क्यों? सिमिलैरिटी. तेरा इंटरेस्ट भी सेम है, मेरा इंटरेस्ट भी सेम है, डेफिनेटली, क्योंकि कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. और ऐसा होता है. और सिमिलैरिटी ना हो तो हम लोग अचानक से, अरे इसका टेस्ट सेम नहीं है, मेरा टेस्ट कुछ अलग है, और इट इज सिमिलैरिटी. बट ऐसा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. तो इंटरेस्ट भी इसी तरह से डेवलप होते हैं. हम लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो भी लाइफ के डिसीजन होते हैं वो सिमिलैरिटी के ऊपर. देन लॉ ऑफ कंटिन्यूटी. According to this law of perceptual organization, there is a tendency to perceive a stimulus in continuation according to its established direction. तो जो डायरेक्शन में चल रहा है हम लोग उसी डायरेक्शन में सोचते हैं. कंटिन्यूअस हम लोग उसी डायरेक्शन में जाते जाएंगे. According to this law, when two stimuli intersect, the continuation of each stimulus is perceived apparently. तो अगर आप लोग यहाँ पे ये देखो ब्लैक कलर का लाइन, तो ब्लैक कलर का लाइन आपको क्या दिख रहा है? अल्फाबेट L. फिर ये पिंक डॉट्स है, ये आपको ऐसा अपियर करे, आप इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो. बट क्यों ना हम लोग इसको ऐसा अज्यूम करें कि इस पॉइंट से डॉट्स इधर जा रहे थे और इस पॉइंट से डॉट्स इधर जा रहे थे. ऐसा भी तो इंटरप्रिटेशन हो सकता है. ऐसा भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि एक्सट्रीम से सेंटर की तरफ आ रहा है, एक्सट्रीम से सेंटर की तरफ आ रहा है. बट इतना ज्यादा हम लोग काफी बार नहीं सोचते. हम लोग क्या सोचते हैं? कंटिन्यूटी. ये डॉट्स ऐसे जा रहा है, ये दो लाइंस ऐसे. तो इन दिस फिगर अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन एंड अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आर परसीव्ड टुगेदर एज लेटर L. टॉप डाउन प्रोसेसिंग, एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज किया. एंड अ कटिंग लाइन इज परसीव्ड सेपरेटली एज अ लाइन फॉलोइंग द स्मूथेस्ट पाथ. तो स्मूथ पार्ट वो सीधा जा रहा है. जनरली वी डू नॉट परसीव हियर फोर डिफरेंट लाइंस गोइंग इन फोर डिफरेंट डायरेक्शंस. तो ये एक लाइन हो सकता है, ये एक लाइन हो सकता है, डॉट्स वाला अलग लाइन है, ये अलग लाइन है. तो फोर लाइंस भी तो सोच सकते थे, बट हम लोग ऐसा नहीं सोचते. क्यों? कंटिन्यूटी की वजह से, कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में हम लोग सोचते हैं. यस, इसका मैं एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा. लॉ ऑफ क्लोजर. According to this law of perceptual organization, there is a tendency to perceive an incomplete stimulus in a complete manner. Our brain fills up the gaps in incomplete stimulus and we perceive it as a meaningful figure. तो जो भी हम लोग इंटरप्रेट करते हैं उस चीज का हम लोग मीनिंग असाइन कर ही लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपको अपियर कर रहा है एज अ ट्राइंगल, या फिर अपियर करे आपको स्क्वायर, या फिर आपको ये अपियर करे एज अ सर्कल, या आपको सर्कल की तरह अपियर करे. नाउ मैंने सर्कल वर्ड में आर नहीं लिखा, बट स्टिल यू कैन अज्यूम कि हाँ यहाँ पे आर मिसिंग है, तो वो सर्कल ही होगा. अगर सर्कल बोल रहे और आर लिखा नहीं है तो वी टेंड टू कंप्लीट इट. सो ब्रेन always fills the gaps in between. That is known as law of closure. So in this figure, we fill the gaps and perceive it as a triangle and a square instead of perceiving it as three lines. Generally, we do not perceive here three or four separate lines going in different directions. We tend to complete. So that is because of law of closure. तो ये जो laws दिए थे, that was given by the German psychologist Max Wertheimer. Law of proximity, law of similarity, law of continuity and law of closure. तो चार laws हैं जो आप लोग याद रखने हैं. Proximity, similarity, then closure, और एक कौन सा था? मैंने अभी बोला बट अभी इमीडिएटली माइंड से निकल गया. कंटिन्यूटी एंड क्लोजर. यस, मैंने लाइंस का और डायरेक्शन देखा ना, डायग्राम देख के याद आ गया. PSCC, 4 laws of perception. Coming to the next cognitive process, thinking. यहाँ पे मैं एक्टिविटी रीड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग थिंकिंग पे जाते. थिंकिंग is a mental activity that uses various cognitive elements and processes that involves manipulation of information, problem solving, reasoning as well as decision making. तो thinking में जो information receive किया हम लोग उसको थोड़ा बहुत manipulate भी करते हैं so that it fits into our definition. प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब भी प्रॉब्लम आता है, रीजनिंग हो, डिसीजन मेकिंग, ये सबको हम लोग को थिंकिंग से ही मॉडिफाई कर सकते हैं. इफ यू एनालाइज ऑल द मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द थिंकिंग, यू विल फाइंड दैट थिंकिंग सीम्स टू बी प्राइवेट एंड इंटरनल. जो भी हम लोगों ने सोचा है, समझा है, वो आप तक पता है. अभी मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपके माइंड में चल रहा है. ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कॉन्स्टेंटली किसी को बोल रहे हो अरे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है, अरे अटेंशन ऐसा होता है. नहीं, जो आप लोग सोच रहे हो दैट इज टोटली योर्स. It is your private world. It is your internal thinking. So it is to yourself only. So while thinking, we create a world within us, and we run through various actions symbolically,
rather than in reality. हम लोग वो symbolic चीजों को imagine करेंगे, interpret करेंगे. तो there are some core elements of thinking जिसके मैंने नाम बोलना शुरू कर दिए थे, that is schemas, concepts. तो पहला आता है mental representation. Mental representation is the mental image of a thing that is not currently physically available to the senses. So it is a mental image, mental imagery of a thing जो आपके सामने physically available नहीं है, फिर भी आपके senses में आ जाते हैं. For example, मैंने आपको example दिया मदर का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, तो आप लोगों ने मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके सामने कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो कैरेक्टर में आपको खड़ा करूं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कोई सेलिब्रिटी एक्टर, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, तो मुझे उनका फेस लाने का जरूरत नहीं है. आप एक मेंटल इमेज इमेजिन कर पाओगे. क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. अगर किसी एक्टर को आपने देखा ही नहीं और मैं किसी का नाम ले लूं, योंगचिंग लॉ, तो आपने उन्हें पता ही नहीं कि वो कैसा दिखता, तो आप लोग अगेन कुछ एक मेंटल इमेज तो बनाओगे कि शायद ऐसा दिखता होगा योंगचिंग लॉ. मैंने हाइपोथेटिकल बोला है, मेरे को पता नहीं ऐसा कोई एक्टर है या नहीं है. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है. इफ यू आर आस्क्ड टू क्लोज योर माइंड, क्लोज योर आईज and imagine a peacock in your mind. A visual image of a peacock comes in your mind with all its vivid colorful plumage. तो ये जो होगा, ये आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, खुली आंखों से भी एक पिकॉक को इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा दिखेगा, वो एक बर्ड है, कलरफुल फेदर्स होंगे, तो यू कैन इमेजिन ऑल दिस थिंग्स. सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर मेंटल रिप्रेजेंटेशन. अभी मैं आपको बोलूं एलिफेंट, तो एलिफेंट बोलूंगा तो आप लोग एलिफेंट ही इमेजिन करोगे, पिकॉक इमेजिन नहीं करोगे. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मेंटल रिप्रेजेंटेशन. Internal representations are acquired through direct experiences through sense organs or through indirect experiences such as narrations, pictures, videos, etc. And internal representations form the basis of all the cognitive process. तो directly जो experience किया उससे भी एक mental image बनता है. जैसे बच्चों में उनको elephant word सिखाना और elephant दिखाना वो different thing है. तो जब भी देखेंगे तो साथ में वो पूरा इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो माइंड में उनका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनेगा थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस. और एलिफेंट का इमेज दिखाना और रियलिटी में एलिफेंट दिखाना, वो एक जाइजेंटिक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा. तो कितने सारे ब्यूटीफुल हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं जिससे हम लोग का ये एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हुआ है. दैट इज बिकॉज ये सब प्रोसेसिंग हम लोग ने तसल्ली से की है चाइल्डहुड में. इसीलिए जैसे जैसे हम लोग हायर स्टडीज में जाते हैं वो डिफिकल्ट हो जाता है कि क्योंकि हम लोग इतना टाइम नहीं दे पाते, प्रैक्टिकल सोच नहीं पाते, इतना प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं होता. दैट इज वाई. सो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई स्टोरी सुनाता है, काफी बार कोई कुछ भूत का स्टोरी सुनाता है तो हम लोग इमेजिन करते हैं, या कोई मूवी का स्टोरी सुना है, या कोई अपना लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस बताता है, जो मैं तो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो में शेयर करता हूँ. तो वो एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में होगा थ्रू ऑल द imageries. So all those imageries are the mental representations which are internal. Then comes the concept. Concept again is an internal representation which the brain uses to denote certain classes of things in the world. मतलब certain classes denote करना मतलब कुछ categories में डालना. So the concept involves extraction of some idea on the basis of similarities and differences among the sensation. तो concept का मतलब एक categorization करना, classes में डालना. For example, a child forms a mental representation of a cow. Thereafter, he starts deriving some idea about what a cow means. It is a four-legged animal with head, body, tail, horns, etc. He is thus forming a concept of a cow. मतलब cow के रिलेटेड जो भी कैटेगरीज है वो उसके असाइन करेगा. जैसे मैंने एलिफेंट के बारे में बोला, अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि डॉग कैसे बोलता है, तो डॉग कैसे बोलेगा, वो म्याऊ म्याऊ नहीं करेगा, मतलब उसने कॉन्सेप्ट गलत बनाया. अगर मैं उसको म्याऊ म्याऊ बोलूंगा तो कैट ही बोलेगा, और मैं उसको पूछूंगा कैट कैसे बोलते, तो म्याऊ म्याऊ ही बोलेगा. तो ये कैसे सिखाया जाता है, ये सब जो है ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में हम लोगों में होता है. तो हायर स्टडीज में भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा, एक मेंटल इमेजिनरी होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, फिर कॉन्सेप्ट होगा. तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग योर थिंकिंग. सो कॉन्सेप्ट्स form the basis of all the cognitive processes. Various concepts act as the building blocks by connecting with each other to form more complex concepts like a schema. तो पूरा एक particular schema बन जाएगा, that is a network of concepts. तो a schema again is an internal representation that organizes knowledge about related concepts and relationships among them. Schemata influences most of the cognitive processes. तो जो भी related concepts है उसको एक साथ लेके आना. जैसे मैं बोलूँ dog, cat, पिकॉक, एलिफेंट, जितने भी है, अल्टीमेटली इट्स दीज आर ऑल एनिमल्स. तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो गया, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हो गया. सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग अ स्कीमा, अ पर्टिकुलर मॉडल.
For example, when a child visits a zoo, the concept of animals, home, cage, display, public, etc. This all activates simultaneously and a connection is established between them. This leads to the formation of a schema of a zoo. तो एक पूरा schema of a zoo develop होता है. Then language. Language is a system of symbols. Mental representations, concepts, schemata are all better represented by language. क्या पॉसिबल है कि मैं आपको ये एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर पाऊं बिना लैंग्वेज के? कैट ऐसा बोलेगी, डॉग ऐसा बोलेगा, आप स्कीमा ऐसा सोचो, कॉन्सेप्ट ऐसा सोचो, अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन, जो भी वर्ड्स मैंने यूज किए बिना लैंग्वेज के पॉसिबल ही नहीं है. सो ह्यूमंस का इतना इंपॉर्टेंट जो एवोल्यूशन हो पाया है, इतना betterment advancement आ पाया, that is because we have developed the skill of language. Other animals can produce sound, but we just don't produce sound. We have articulated that sound into speech production. So that is because of the power of language. तो इस पावर को हमको अच्छे से यूज करना चाहिए कि हम लोग जब भी कुछ बोले, अच्छी बातें बोले, पॉजिटिव चीजें बोले, जहां पे लोगों को हर्ट ना हो. Coming to this part, कि the word cat stands for actual cat. So the word CAT is a symbol for a cat only. So language is necessary to express something. So we have given this symbolic representation for certain concepts, schemas and objects. So thinking by using language is a distinctive feature of human beings thinking process. तो हम लोग सोचते हैं language से express करते हैं. Not just language, we also express ourselves through art. Through arts, creative designing, पेंटिंग, स्केचिंग, बहुत सारे अलग अलग तरीके जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते. लोग डांस से भी कम्युनिकेट करते. सिंगिंग, सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द इमोशंस. और काफी बार हम लोग को लगता है कि ये गाना यार मेरे लाइफ के ऊपर ही बना है ना. तो जब भी हम लोग खुश होते हैं तो रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं और ऐसा लगता है हाँ यार तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा दिलदार. और जब ब्रेकअप हो जाता है तो सब सैड सॉन्ग हमारे भी बने, ऐसा लगता है. तो ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन, because of the interpretation, because of our past experiences. Next is the types of thinking, जहां पे problem solving thinking होना बहुत जरूरी. Not just focusing on the problem, focusing on the solution. So problem solving refers to the process of finding solutions to the problem encountered in life. It is one of the types of thinking. Problem solving has different steps. First and important step is defining the problem. काफी बार हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाते कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. अभी थोड़ा थोड़ा मेरा वर्ड्स में फंबल हो रहा है, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है. क्यों? ड्राइनेस आ गया. प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, इमीडिएटली सॉल्यूशन मैंने साइड में रखा था, यूज नहीं कर रहा था, अभी यूज कर रहा हूं. सो it is important to first define the problem, understand the problem. In this step, a person needs to identify and define the problem correctly. If a person defines the problem incorrectly, he will never reach to the solution. For example, when a baby is crying due to stomachache, and if his or her mother wrongly interprets it as due to hunger, the problem remains unresolved. तो काफी बार प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आएगा तो सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे. और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप जिन लोगों ने ना देखा हो प्लीज देखे कि कैसे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. काफी बार तो हम लोग प्रॉब्लम्स को ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, और अवॉइड करोगे तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे नहीं. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम. देन जनरेटिंग मैक्सिमम सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जितने हो सके. फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर आर वेरियस सॉल्यूशंस, सम इफेक्टिव while some may turn out to be ineffective. In this second step of problem solving, person tries to search for all the possible actions that can solve a problem. For example, if a person is suffering from a severe headache, he or she may start thinking of taking rest, listening to music, meditation, taking medicines, etc. तो जितना हो सके वो हर ऑप्शन को कंसिडर करना है, फिर वो सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है. काफी बार जो फर्स्ट सॉल्यूशन मिला हम लोग ले लेते हैं, but that is an ineffective way. First find out the maximum possible solutions and then finally select a solution. So in selecting the solution, that is the third and crucial step. Out of the many possible solutions, the person selects one on the basis of reasoning applied. Reasoning ability of an individual helps him or her to solve problems more realistically. For example, if a person recalls the meditation helped him or her in reducing the headache, that person will select the same solution for the problem in the current situation. जैसे अभी मैंने सिलेक्ट किया है, बार बार he or she डाल रहे हो, मुझे डिफिकल्टी आ रहा है, पर्सन बोल लेता हूं. दैट पर्सन कैन बी ऑफ एनी जेंडर. तो पर्सन विल सिलेक्ट. क्यों? मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया अभी कि बार बार टेक्स्ट बुक में ये लैंग्वेज यूज किया, बट मुझे जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट सिंपली से अ पर्सन एंड दैट कन्वेज एवरीथिंग.
तो यस, आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ऐसे निकालने हैं। एंड लास्टली वो सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करना एंड फॉलो अप करना है। In the last step of problem solving, a person tries out a certain solution and evaluates the outcome on the basis of whether it has helped him or her to resolve the problem or not. If the problem is still unresolved, you need to carry out right from step 1. Define the problem. The first step was define the problem and then start with the all the steps, finding alternative solutions, selecting a particular solution, implementing it, and taking a follow-up. Creative thinking. ब्यूटीफुल मेथड। प्लीज समझे, अगर लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ट्राई दिस, ट्राई दिस। यू विल ओनली अंडरस्टैंड इसका इंपॉर्टेंस ओनली बाय एक्सपीरियंसिंग इट। इट विल नॉट वर्क इन few days, it will not work in weeks, it will not work in months, I do not know. It all depends on person to person. Beautiful theory, समझे इसको। First step is preparation. In this stage, formulating the problem and gathering information, materials, etc. for finding new solutions. मतलब एक प्रॉब्लम के लिए जितने भी सॉल्यूशंस हो, गैदर करो, प्रिपेयर करो अपने आप को, और यही आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएगा। क्रिएटिव आइडियाज डू नॉट कम फ्रॉम वैक्यूम। कुछ एक बेसिस तो होना चाहिए। पहले आपको प्रॉब्लम देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि फिलहाल ये कोविड का इश्यू है, या फिर पानी की कमी हो रही है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, कहीं पे विलेज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो पहले मुझे इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा कि वहां पे कैसा गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, कितना एक्सेसिबिलिटी है, वहां पे और क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो मेनी टेंटेटिव सॉल्यूशंस आर ट्राइड आउट एंड डिस्कार्डेड। नो प्रोग्रेस सिम्स टू बी मेड इन दिस स्टेज। तो फर्स्ट प्रिपरेशन में प्रोग्रेस एक्सपेक्ट भी मत करो, सिर्फ लिस्ट आउट कर लो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जो सॉल्यूशन है, क्या उस पर और भी कुछ रिसर्च हो चुका है, वैसा। देन कम्स द स्टेज ऑफ incubation. After preparation, a person starts working on a problem but may not get the required solution. This initial failure leads to the stage of incubation. मैं तो बोल रहा हूं आप लोग फेलियर के लिए वेट भी मत करो। आप लोग सॉल्यूशन को सोचा, इंप्लीमेंट किया, नहीं हुआ, छोड़ दो उस प्रॉब्लम को। आफ्टर यू हैव जनरेटेड लॉट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, उसके बाद उसको छोड़ देना है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेट करना। यहां पे ही बोला गया है, during this stage the person is so frustrated that the person thinks of giving up. The person then leaves the problem and focuses on other things which are unrelated to the problem. Incubation may help the person to work on the problem without consciously thinking. मतलब जब प्रॉब्लम को छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया with all the possible solutions, और फोकस हटा लिया एंड फोकस दूसरे प्रॉब्लम पे या दूसरी चीजों पे रखा। This period, though appears to be non-fruitful, is followed by a period of sudden appearance of the solution. तो प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन के बाद जब भी हम लोग ने अवॉइड करके बैकग्राउंड में डाल दिया, तब जाके अचानक से होता है इल्यूमिनेशन, आहा मोमेंट, और एक सॉल्यूशन क्लिक होगा आपको। इट इंक्यूबेशन पीरियड कैन बी ऑफ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, और ऐसा इल्यूमिनेशन होगा। और ये आफ्टर इंक्यूबेशन सडनली लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट द करेक्ट सॉल्यूशन अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द माइंड्स आई, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स कुछ सिग्नल दे रहा है कि यही वो चीज है, यही वो पर्सन है, यही वो इवेंट है। बोलते हैं ना, यही मेरा सच्चा प्यार है, तुझे मैं ढूंढ रहा था। वो पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा था, बट ऐसे कुछ मोमेंट होंगे, कुछ क्वालिटीज होंगे जो आप लोग ढूंढ रहे होंगे, एंड यस दैट हैपेंस। सो अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ रश ऑफ एक्साइटमेंट. All bits and pieces of ideas which appear to be unrelated earlier fall into place. The solution that appears is nearly next to perfect. A person experiences an emotional reaction of joy because that person has found out new idea और solution। और जितने भी discoveries और invention हुए, आहा मोमेंट, यूरेका मोमेंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ले लो, ग्रेविटी ले लो, वो अचानक क्लिक हुआ है। अचानक क्यों क्लिक हुआ है? उनके माइंड में ऑलरेडी कुछ चल रहा होगा, और फिर जाके उनको एक रियल एविडेंस मिला है। सो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम के लिए ये क्रिएटिव थिंकिंग यूज करो। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन। इंक्यूबेशन में छोड़ दो, इल्यूमिनेशन, अचानक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यही होगा। रियलिटी में साइकोलॉजी के इस ये जो नॉलेज के मैं आपको शेयर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब भी हम लोग इंक्यूबेशन में छोड़ देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस। दिस इज कॉल्ड एज पुटिंग सीड्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। आप लोग ने हर सॉल्यूशन का एक सीड डाल दिया है और फिर उसको छोड़ दिया है, एंड इट विल टेक टाइम फॉर द प्लांट टू ग्रो। इट विल ग्रो, इट विल डेफिनेटली ग्रो। मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था, आई डिड नॉट हैव 100 सब्सक्राइबर्स ऑल्सो।
आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग। फिर मैंने अलग अलग टेक्निक्स भी यूज किए और फिर वो टेक्निक्स को भी छोड़ दिया, इंक्यूबेशन में डाल दिया, एंड राइट नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, विद द नंबर ऑफ कमेंट्स, विद द नंबर ऑफ लव एवरीवन शोज, एंड आई एम हैप्पी। एंड यस, इट हैज क्लिक्ड फॉर मी कि यस, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड फाइनली वेरिफिकेशन, कि जो सॉल्यूशन स्ट्राइक हुआ है, द यूफोरिया ऑफ द प्रीवियस स्टेज, द न्यू सॉल्यूशन नीड्स टू बी टेस्टेड। इन मोस्ट केसेस इट रिक्वायर्स ओनली माइनर चेंजेस, बट समटाइम्स इट मे रिक्वायर अ लाइफ टाइम ऑफ स्टडी, टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो यस, वापस से प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड फाइनली वेरिफिकेशन। सो ऐसा पोएट्री में होता है, जो अलग अलग लिरिक्स बनाते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, कुछ स्टोरीज कितना ब्यूटीफुल है, that is all come out of because of creative mechanisms. Last concept of this chapter is learning. Learning, it is not just for the upcoming exam, like, or acquiring new skills like dancing, learning, cycling, etc. Learning actually means creating a relatively permanent change in your behavior. तो जब कोई permanent change आता है उसको हम लोग बोलते हैं as learning. Yes. So यहाँ पे दिया है, any temporary change in the behavior is not considered as learning. It is not considered as learning. अगर आपको शूलेस एक बार बांधना सिखाया और वापस से आप लोग शूलेस बांध ही नहीं रहे हो, इट इज नॉट लर्निंग. यू नीड टू बी टाइंग योर लेस एवरी टाइम. तो बचपन में जब आपको सिखाया रहेगा तो बार बार बोला रहेगा, एंड दैट इज हाउ you have changed your behavior. That is called as learning. So learning involves relatively permanent change in the behavior. Learning may take place because of practice. जैसे मैं टाई बांधना प्रैक्टिस से सीखा हूं, एंड नाउ इट हैज बिकम सो फ्लुएंट, इट हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ रिफ्लेक्स फॉर मी. लर्निंग में ऑल्सो टेक प्लेस बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस. कुछ चीजें तो हम लोग ठोकर खा के ही सीखते, और ये भी हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है. नहीं यार, लाइफ में मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट. सो लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर दैट अकर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस. तो अगर बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप लोग कुछ नहीं सीखे. आप लोग इतना सारा साइकोलॉजी पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, बट अगर आपका साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, आप इस नॉलेज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, सिर्फ एग्जाम से पास होने के लिए कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव नॉट लर्नड इफेक्टिवली. फॉर इफेक्टिव लर्निंग यू शुड बी फीलिंग ब्लेस्ड. यार, हमको पढ़ने मिल रहा है, हमको नॉलेज एक्वायर करने मिल रहा है, और लाइफ में हम लोग और भी इससे कुछ आगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे. दैट इज द beauty of learning, which I enjoyed, I cherish it. Process of learning. Learning is a complex process, definitely. There are many methods of learning. One is learning by classical conditioning. Simple सा mechanism है classical conditioning. इवान पावलो नाम के साइंटिस्ट ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैं बता देता हूँ सिंप्लीफाइड, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता हूँ. जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक डॉग को एक स्टिमुलस दिया. दैट स्टिमुलस इज नोन एज अनकंडीशनड, मतलब नो कंडीशन अप्लाइड, और वो अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड. जैसे ही वो फूड डॉग को प्रेजेंट किया तो डॉग ने एक रिस्पॉन्स दिया, दैट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. और वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था कि डॉग स्टार्टेड टू सलाइवेट. द डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग. तो अनकंडीशनड स्टिमुलस का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स सलाइवेशन आना ही चाहिए. तो ऑब्वियसली फूड जब भी देखेंगे तो मुंह में पानी आएगा. फिर पावलोव ने ये किया कि उसने बेल बजाना शुरू किया. तो जब भी एक बेल रिंग किया, दैट इज अनदर स्टिमुलस. उससे क्या ये सलाइवेशन होगा? ऑब्वियसली नॉट. फूड से सलाइवेशन होता है, बेल से थोड़ी सलाइवेशन होता है. फिर जाके उसने दोनों स्टिमुलस को कंबाइन कर दिया, एक अनकंडीशन स्टिमुलस फूड का विद रिंगिंग बेल साइमल्टेनियसली, और डॉग ने वो रिस्पॉन्स देना शुरू किया सलाइवेशन का. और ये बार बार रिपीट किया गया. फिर जब पावलोव ने सिर्फ बेल बजाया, फूड नहीं प्रेजेंट किया, तो भी ये सलाइवेशन का रिस्पॉन्स चालू हो गया इंडिविजुअली. मतलब ये बेल के स्टिमुलस को कंबाइन कर दिया विद द अनकंडीशन स्टिमुलस. तो ये बेल जो है, दिस इज द कंडीशन स्टिमुलस. कंडीशन अप्लाई हो गया कि क्या कंडीशन है, इसके लिए दोनों को पहले कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाके एक अनकंडीशन स्टिमुलस एंड अ कंडीशन स्टिमुलस कैन ब्रिंग अबाउट अनकंडीशन रिस्पॉन्स इवन इन एब्सेंस ऑफ फूड, इवन इन एब्सेंस ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस. तो एनिमल बिहेवियर पे स्टडी करके इवान पावलोव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल, a child is given an injection and he starts crying due to pain. A small child slowly understands whenever he visits the doctor, he is given an injection. तो वो child का interpretation क्या है? डॉक्टर एंड इंजेक्शन. और डॉक्टर एंड इंजेक्शन भी नहीं, सच बताऊं तो डॉक्टर एंड पेन.
बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसके बेटरमेंट के लिए, रिलीफ के लिए, तो काफी बार ऐसा होता है डॉक्टर एंड पेन एसोसिएट हो गया, तो ये उसका कंडीशनिंग हो गया। तो एवरी टाइम वो डॉक्टर को देखेगा, पेन इंजेक्शन से है, डॉक्टर से नहीं है। एवरी टाइम डॉक्टर को देख रहा है, अभी पेन का स्टिमुलस आ रहा है, तो दैट इज व्हाट इज कंडीशनिंग। तो दिस हेल्प्स इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन एज वेल। तो इसको यूज भी किया जाता है फॉर डी एडिक्शन और ऐसे बहुत सारे मेथड्स के लिए। फिर लर्निंग बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग, दैट वाज डन बाय बी एफ स्किनर, बरहस फ्रेडरिक स्किनर, जिसमें क्लासिकल नहीं है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसके हिसाब से ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ रैट वाज पुट इन अ स्पेशल बॉक्स दैट कंटेन्ड अ लिवर। तो एक डब्बे में एक रैट को रख दिया और एक लिवर था, उस लिवर को प्रेस किया, जब भी लिवर को प्रेस किया तो रैट को उसका एक रिवॉर्ड मिलता था, दैट इज फूड। तो ग्रेजुअली द रैट लर्नड दैट कि जब जब मैं लिवर को प्रेस करूंगा मुझे फूड मिलेगा। सो द रैट इज लर्निंग टू कनेक्ट हिज बिहेवियर ऑफ प्रेसिंग द लिवर विद रिसीविंग द फूड। तो ये एक उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब एक ऑपरेशन फॉलो किया तो उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू स्किनर दैट वी लर्न बिहेवियर्स बाय हैविंग सम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ऑल्सो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से भी हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है। अगर हम लोग ने कुछ गलती कर दी और हम लोग को पनिशमेंट मिलता है, एक्चुअली पनिशमेंट मिलते है तब पता चलता है यार गलती होगी, तब तक तो हम लोग गलती कर ही लेते हैं। तो रिवॉर्ड्स एज वेल एज पनिशमेंट देना, दिस इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट से हम लोग सीखते हैं, दैट वाज गिवन बाय बीएफ स्किनर। तो एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन, दैट इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऐसा हम लोग लर्निंग को सीखते हैं। देन लर्निंग बाय कॉग्निटिव प्रोसेस गिवन बाय स्किनर एंड पैवलोव, सॉरी दिस वाज गिवन बाय एडवर्ड टॉलमैन। तो एडवर्ड टॉलमैन ने बताया दैट द रैट्स in his experiments were not given any food, they will still learn about different pathways in the maze. This means that rat created maps in the mind just for the sake of it. मतलब जरूरी नहीं कि रिवॉर्ड मिले तभी हो। आप लोग ऐसा लगता है कि मुझे 100 लाइक्स मिलेंगे, आप लोग कमेंट करोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा पर्सनल मोटिवेशन है, मेरा पर्सनल एंजॉयमेंट है कि मैं लोगों तक मेरे नॉलेज को पहुंचाऊं, और वो मेरा एक पर्सनल एंजॉयमेंट है। हाँ, कमेंट्स वगैरह करते डेफिनेटली अच्छा लगता है, नहीं भी किया I won't feel disappointed. I got over it. So yes, this is also correct. But बचपन में rewards and punishment से behavior develop होता है. So he said that mental process also help in learning. Then came the learning by assimilation and accommodation. John Piaget explained that we learn many things by assimilation and accommodation. He was of the opinion that on the basis of new experiences or new information, we keep refining the existing concepts that we have. For example, when a child forms a concept of a cow, the child extracts some general rule or characteristic to form a concept of a cow. But now when the child encounters a buffalo, he notes the difference between the cow and buffalo and forms a separate concept कि cow अलग है, buffalo अलग है। तो इसको बोलते हैं accommodation। अगर एक ही कोई स्टिमुलस है, अगर मैं बोलूं 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो ये क्या हो रहा है, आप एक नॉलेज को एसिमुलेट करते जा रहे हैं। बट अगर उस बच्चे को मैं पूछूं 3 into 2 कितना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन बाद में जैसे उसको समझेगा कि अच्छा इसी को रिवर्स कर दिया है, 3 into 2 is also 6। जब भी आप लोगों ने टेबल्स पढ़ा रहेगा तो आप लोगों ने ये रियलाइज किया रहेगा बचपन में। तो दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। तो अचानक कुछ न्यू चीज आया तो उसको हम लोग को थोड़ा रिफाइन करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो उसी को ये बोला है कि न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू इन्फॉर्मेशन हैज टू बी रिफाइंड so that we can accommodate into our existing schema. We know कि 3 का table is different, but actually वो 3 into 2 and 2 into 3 is same only. So that is called as forming and refining our concepts on the basis of similarities and differences is called as learning by assimilation and accommodation. Then learning by observation. This was done by Albert Bandura, who said that many things we observe and we learn someone's behavior, later reproducing it. So many of our skills like eating, walking, writing, etc. are learned by observing others. We observe and imitate not only the movements of the body but also certain ways of thinking, evaluating, judging and decision making. So all this is possible even by observation. और हम लोग ऑब्जर्व किसको करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे पीयर ग्रुप को, हमारे रोल मॉडल्स को, मेंटर्स को। तो yes, we also learn by observation. So this is different ways how our cognitive process operate, जहां पे हम लोगों ने आज डिस्कस किया about attention, perception, thinking, learning
और लर्निंग के डिफरेंट मेथड्स बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, बाय कॉग्निटिव प्रोसेस, एसिमिलेशन, ऑब्जर्वेशन, तो ये सब हमने डिस्कस किया है और समरी में अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद से एक बार देख लेना एंड फ्यूचर वीडियोस में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूंगा. दैट्स ऑल फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.